हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन रीडिफाइंड। मैं सौरभ वाधवानी। आज हम हमारे सिलेबस का थर्ड टॉपिक पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। रेशियो, एजेस और पार्टनरशिप तीनों एक ही सीरीज के पार्ट्स हैं और इस सीरीज का आज लास्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। जब हमने रेशियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको पूरे टॉपिक का नाम बताया था। पूरे टॉपिक का नाम था रेशियो एंड प्रपोर्शन। प्रोपोर्शनैलिटी के लिए मैंने कहा था वो रेशियो का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको हम लोग बाद में समझेंगे। हमने रेशियो स्टार्ट किया, हमने एजेस कंप्लीट किया। आज पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट हम प्रोपोर्शनैलिटी को देंगे, समझेंगे प्रोपोर्शनैलिटी है क्या, क्योंकि अब उसकी एप्लीकेशन आने वाली है। सो देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। सो बिफोर वी स्टार्ट विद पार्टनरशिप एक बार प्रोपोर्शनैलिटी पे बात करते हैं। मान लेते हैं कि कोई दो लोग हैं ए बी, इनके पास कुछ रैंडम नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। ए के पास मान लेते हैं 200 चॉकलेट्स हैं और बी के पास मान लेते हैं 300 चॉकलेट्स हैं। अब रेशियो की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ए और बी के पास जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है उसका रेशियो है 2:3। इसके ठीक पैरेलली यहां पे दो दूसरे लोग अज्यूम कर लेते हैं, सी एंड डी। इनके पास भी कुछ रैंडम नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, लेट्स से 4000 एंड 6000। इनको आप रिटेलर्स अज्यूम कर लो, इनको होलसेलर्स अज्यूम कर लो। तो रिटेलर्स के पास 200-300 चॉकलेट्स थी, रेशियो था 2:3। होलसेलर्स के पास 4000 और 6000 चॉकलेट्स है, इसका रेशियो कितना आ गया? इसका रेशियो आ गया अगेन 2:3। अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट्स की बात करें, नंबर ऑफ चॉकलेट्स की बात करें तो क्या ए की चॉकलेट्स इनमें से किसी भी के भी चॉकलेट्स के बराबर है? नहीं। बी की चॉकलेट्स इनमें से किसी की भी चॉकलेट्स के नंबर के बराबर है? नहीं। तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो बराबर नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पे रेशियो की बात करें तो ए और बी का जो रेशियो आ रहा है, ए और बी, इसका जो रेशियो आ रहा है, ये रेशियो बराबर है किसके रेशियो के? सी और डी के रेशियो के। यहां पे ट्रू वैल्यू बराबर नहीं है, असली वैल्यू बराबर नहीं है, सिर्फ रेशियो बराबर है। इस चीज को प्रोपोर्शनैलिटी कहा जाता है। इसको डिनोट करने के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है कई बार। दूसरी बार आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ए और बी का जो भी रेशियो बन रहा है, ए और बी का जो भी रेशियो बन रहा है इज प्रोपोर्शनल टू सी और डी का जो भी रेशियो बन रहा है। सो प्रोपोर्शनैलिटी सेज कि जब दो या दो से ज्यादा रेशियोज आपस में बराबर होते हैं तो वो प्रोपोर्शन में कहलाते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी में कई सारे, तब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी में कई सारे क्लॉज रहते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी रहती है, इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रहती है, स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी रहती है। हमें हमारे सिलेबस के हिसाब से एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी और एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी का होता है केस ठीक उल्टा, कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, सी और डी का रेशियो 2:3 है। लेकिन अगर हमें कंपेयर करना है कि ए और बी का रेशियो कंपेयर करो, आप कंपेयर ए और बी का रेशियो डी और सी के रेशियो के साथ, तो ए और बी का रेशियो है 2:3, वेयर एज डी और सी का रेशियो उल्टा है 3:2। तो दिस पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। ये पर्टिकुलर केस क्या कहलाता है? इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी, जहां पे चीजें ठीक उल्टी हो, रेशियो जो है वो पूरा ऑपोजिट होकर के आ जाए। वैल्यूज से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ रेशियो से फर्क पड़ता है। सो अब इसका एप्लीकेशन पार्टनरशिप में कहां है, आइए देखते हैं। पहले समझते हैं पार्टनरशिप क्या है और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन पार्टनरशिप में कैसे उसे देखेंगे। सो पार्टनरशिप बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। कोई दो लोग हैं ए और बी। ए ने किसी पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करना था, उसके पास कुछ पैसे कम पड़ रहे। उसने अपने फ्रेंड बी से बोला कि क्या तुम मेरे साथ ये बिजनेस स्टार्ट करोगे? बी अग्रीड। ए ने 1 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, बी ने भी 1 लाख रुपए लगाए, दोनों ने 2 लाख रुपए बिजनेस में लगाए। 1 साल के एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा दोनों उस प्रॉफिट को बराबरी से डिवाइड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि लगाया भी दोनों ने साथ में और इन्वेस्ट भी दोनों ने बराबर अमाउंट किया था, इसलिए बराबर उन लोगों ने विड्रॉ कर लिया। ऑन द पैरेलल ग्राउंड अगर ए ने 2 लाख रुपए लगाए होते और बी ने 3 लाख रुपए लगाए होते, तो क्या वो 1 साल के एंड में जितना भी इनका प्रॉफिट हुआ होता उसको बराबरी से बांटते? नहीं बांटते। क्यों? क्योंकि ए ने जो पैसा लगाया था, ए ने जितना भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था वो कम था
और बी ने अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था वो ज्यादा था, तो बी को प्रॉफिट का ज्यादा शेयर मिलना चाहिए और ए को प्रॉफिट का कम शेयर मिलना चाहिए। अब यहां पे आता है सवाल कि ठीक है, ज्यादा तो मिलना चाहिए लेकिन कितना ज्यादा, और बी को या ए को कम तो मिलना चाहिए, कितना कम, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसी चीज को डिसाइड करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले पेज पे देखा था, वो कॉन्सेप्ट काम में आता है कि जिस अनुपात में, जिस रेशो में इनने इन्वेस्ट किया है, उसी रेशो में ये लोग विड्रॉ भी करेंगे। ये एक केस हो गया। अब एक दूसरा केस हो सकता है। वो केस क्या हो सकता है कि बिजनेस सेम था, ए और बी ही थे, लेकिन पहले ए ने स्टार्ट कर लिया। ए ने स्टार्ट कर लिया, 1 साल तक ए ने 1 लाख रुपए लगाए रखा बिजनेस में। अब ए को लग रहा है कि यार बिजनेस को और एक्सपैंड करने की जरूरत है, बिजनेस को और एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो ए ने बी से कहा कि भैया तू भी आ जा और बढ़ा लेते हैं बिजनेस को और साथ में कमाएंगे। 1 साल के बाद बी ने कहा चल ठीक है, मैं भी 1 लाख रुपए लगा देता हूं। तो अब बिजनेस के अंदर ए ने 1 लाख रुपए लगाया था पहले साल में, बी ने भी 1 लाख रुपए लगाया दूसरे साल में, लेकिन क्या ए ने अपना पैसा निकाला? नहीं निकाला। दोनों का पैसा लगा रहा दूसरे साल में। तो अब दूसरे साल के एंड में जो भी प्रॉफिट होगा, 2 साल तक बिजनेस चला, पहला साल और दूसरा साल, दूसरे साल के एंड में जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा पहले साल और दूसरे साल के एंड में, फाइनल जो प्रॉफिट आया होगा, क्या उसको दोनों बराबरी से डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भले दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर था, लेकिन ए ने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया था, वेयर एज बी ने कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था। सो दैट इज वाई ए को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए और बी को कम पैसा। तो अगेन द क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड इज कि कितना मिलना चाहिए? तो उस चीज को फिर डिटरमाइन कौन करेगी? प्रोपोर्शनैलिटी। जिस अनुपात में, जिस रेशो में उनका टाइम था, जिस रेशो में उनका टाइम था, उसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रोवाइडेड इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट था, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं हुआ हो इस पर्टिकुलर केस में। सो हमने एक चीज देखी कि पार्टनरशिप के केस में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी जिस रेशियो में आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसी रेशियो में प्रॉफिट उठाओगे। और सेकेंड केस के अंदर हमने क्या देखा? सेम जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, कि जिस रेशियो में आपने टाइम, जिस रेशियो में आपने समय दिया होगा, उसी रेशियो में आप प्रॉफिट को विड्रॉ करोगे बिजनेस में से। सो इन दो चीजों को जब हम मर्ज करते हैं, इन दो चीजों को जब हम मर्ज करते हैं कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रॉफिट टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनैलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इनका मर्जर करते टाइम प्रॉफिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो के प्रोडक्ट के, नॉट दी एक्चुअल वैल्यू जो कि हमने डिस्कस करी थी। एक्चुअल वैल्यू जरूरी नहीं है कि बिजनेस के एंड में उतनी ही हुई हो जितना उनने लगाया है, हो सकता है लगाया लाखों में हो और प्रॉफिट हजारों में ही हुआ हो। सो एक्चुअल वैल्यू बराबर हो जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर होगा, ये बिल्कुल जरूरी है। दिस इज द होल सोल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये पूरे चैप्टर की बुनियाद है कि प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो और टाइम के रेशियो के प्रोडक्ट के बराबर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन कहती है, इन एनी बिजनेस द प्रॉफिट और लॉस incurred या recurred by the investors is directly proportional to their investment and time। इन्वेस्टमेंट और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हमने सेट थ्योरी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, सेट थ्योरी को जब रीड करेंगे या प्रोबेबिलिटी को जब पढ़ेंगे तो हम लोग ना एंड और का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सो एंड का कॉन्सेप्ट सेज कि ना प्रोडक्ट की बात की जा रही है। सो इन्वेस्टमेंट और टाइम, इनके प्रोडक्ट की बात की जा रही है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो भी रेशियो है मल्टीप्लाइड बाय टाइम का जो भी रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के रेशियो के बराबर। आगे देखिए, इसको एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला एग्जांपल हम उठाते हैं।
सिंपल सा एग्जाम्पल है, जस्ट टू अंडरस्टैंड। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, जो हमने एक इक्वेशन या प्रोपोर्शनैलिटी की टर्म इक्वेशन देखी, उसको प्रूव करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जाम्पल है, ए स्टार्ट्स अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 लाख। सो ए है और इन्वेस्टमेंट मुझे पता है कितनी है, 3 लाख की है। आफ्टर 6 months बी ज्वाइंस हिम विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5 लाख। 6 महीने के बाद पिक्चर में आए बी, कितनी इन्वेस्टमेंट लेके आए, 4.5 लाख, इतने की इन्वेस्टमेंट लेके आ गए। एंड आफ्टर 6 months, यानी उस 6 महीने से और 6 महीने के बाद अनदर 6 months सी भी ज्वाइन करता है इनको, और इन्वेस्टमेंट कितने की लेके आता है, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आता है। तो इससे और 6 महीने के बाद सी आया, कितने लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आ गया, 6 लाख की इन्वेस्टमेंट लेके आ गया। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 2 years, टोटल 2 साल के एंड में, टोटल 2 साल के एंड में इनके प्रॉफिट का अनुपात, रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। सो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम यहां से निकाल सकते हैं, 4.5 लाख है और 6 लाख है और 3 लाख है, ठीक है। टाइम की बात करें तो ए ने बिजनेस स्टार्ट किया था और ए आखिरी तक था, 2 सालों के एंड तक ए तो था, तो ए तो पूरा का पूरा 2 साल था। अब अगर हम बात करें बी की, तो बी आया था 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आया था, यानी आधे साल के बाद आया था। तो 2 साल में से आधा साल कम बचा, कितना, 1.5 साल। 1.5 साल के लिए बी आया था बिजनेस के अंदर, तो बी का जो भी इन्वेस्टमेंट रहा होगा वो 1.5 साल के लिए रहा होगा। एंड लाइकवाइज सी जो है वो और 6 महीने के बाद आया था, तो और 6 महीने के बाद आया था, यानी पूरा 1 साल जब खत्म हो गया था उसके बाद आया, तो 1 ही साल के लिए सी आया बिजनेस के अंदर, तो सी आया फॉर 1 year। अब हमने एक चीज देखी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम का रेशियो उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है प्रॉफिट का रेशियो। तो यहां पे अगर हम इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअल वैल्यूज हैं, अगर इसका हम रेशियो बनाएं तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 3 लाख, 4.5 लाख और 6 लाख। रेशियो बनाने का तरीका क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो 3 लाख और 4.5 लाख, अब ये साढ़े का तो टेबल हमें आता नहीं है, 4.5 कैसे आएगा, बट ठीक है, क्योंकि नंबर्स बहुत सिंपल है, हमें पता है कि 1.5, 1.5 लाख के टेबल में 2 बार में 3 आ जाएगा, 1.5 लाख के टेबल में 3 बार में 4.5 आ जाएगा, और 1.5 लाख के टेबल में 4 बार में 6 लाख आ जाएगा। इसको करने का आइडियल तरीका होता है कि आप इसे लैक्स में नहीं लेके आप जीरोस लीजिए, एंड फिर जितने भी कॉमन नंबर्स आ रहे हो आप उन्हें कैंसिल आउट कीजिए। बट हेयर जस्ट टू अंडरस्टैंड, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमने नंबर सिंपल रखे हुए हैं ताकि आप डायरेक्टली ऐसे ही डिवाइड कर लीजिए। तो 3 लाख, 4.5 लाख और 6 लाख, इसका रेशियो क्या निकल के आ गया, 2:3:4। लाइकवाइज अगर हम टाइम के रेशियो की बात करें तो टाइम का रेशियो, ये दोनों जो चीजें हैं ये डिनोट कर रही हैं रेशियो को, रेशियो। सो टाइम के अगर रेशियो की बात करें तो 2 साल ये है, 1.5 साल ये है और 1 साल ये है। 2 साल यानी 24 महीने होते हैं, 24 months। 1.5 साल यानी 18 महीने, और 1 साल यानी 12 महीने। रेशियो निकालने के लिए अगेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दें। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे ट्वाइस, 6 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 6 से डिवाइड करेंगे 4 बार। तो टाइम का रेशियो कितना निकल के आ गया, 4:3:2। ये आपके टाइम का रेशियो निकल के आ गया। अब हमने जब रेशियो स्टार्ट किया था तो रेशियो में एक बात कही थी, वो बात सिंपल सी ये थी कि कोई भी 2 रेशियोज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है तो जरूरी कंडीशन है दोनों रेशियोज का बेस सेम होना चाहिए। लेकिन मैंने ऑन द पैरेलल ग्राउंड ये भी कहा था कि डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो जरूरी नहीं बेस सेम हो, आप डायरेक्टली डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऊपर इसका बेस हमने लैक्स में लिया हुआ था तो इसका बेस x चल रहा होगा, कुछ कॉमन कैंसिल आउट करने के बाद कुछ x बेस चल रहा होगा, और नीचे कैंसिल आउट कुछ अलग नंबर किया है तो इस रेशियो का बेस y चल रहा होगा, मुझे नहीं पता क्या बेस है।
लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नया रेशियो आएगा उस नए रेशियो का जो बेस हो जाएगा वो x और y, x इंटू वाई ये बेस हो जाएगा। सो हमें उस बेस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ रेशियो चाहिए, हमें ट्रू वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। तो जैसे ही हम प्रॉफिट और टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो रेशियो जो निकल के आता है वो रेशियो आता है 2 times 4 is 8, 3 times 3 is 9 and 4 times 2 is again 8। तो जो रेशियो निकल के आया इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का वो रेशियो आ गया 8:9:8, जो कि हमने अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनैलिटी देखा था कि प्रॉफिट का रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो। यानी इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो का प्रोडक्ट करने पे जो भी रेशियो आएगा वही रेशियो प्रॉफिट का भी होगा। तो क्योंकि ये रेशियो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर है तो यही रेशियो आपके प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। सो आपकी प्रॉफिट का जो रेशियो निकल के आ गया एट द एंड ऑफ 2 years इज 8:9:8। इस अनुपात में आप टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। यानी अगर 25,000 है तो 8 और 8 16 और 9 25 पार्ट्स को 25,000 को 25 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी एक पार्ट की वैल्यू 1,000, तो 8 पार्ट्स की वैल्यू 8,000 रुपए इसको दोगे, 9,000 रुपए इसको दोगे और 8,000 रुपए इसको दोगे। तो अगर प्रॉफिट 25,000 का है तो 8,000, 9,000 और 8,000 इस तरीके से वो प्रॉफिट डिवाइड होगा दोनों तीनों के बीच में। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि ए, बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विथ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000, 80,000 and 1,20,000 respectively. At the end of first year, B withdraws 40,000, while at the end of second year, C withdraws ₹80,000. Then find the ratio of the profits received by them at the end of 3 years. ठीक है। अब यहां पे पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या है? पिछले क्वेश्चन से डिफरेंस ये है कि ये लोग आ तो रहे हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद अपना पैसा निकाल ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद अपना पैसा निकाल ले रहे हैं। तो इनके शेयर पे कैसे फर्क पड़ेगा वो एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। देखें इस क्वेश्चन को, ए, बी, सी इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, तो ए ने जो 40,000 रुपए लगाए हैं उसने कभी 1 रुपया भी वापस निकाला नहीं है पूरे 3 सालों तक। तो ए ने इन्वेस्ट किया है 40,000 पूरे के पूरे 3 साल के लिए, ए ने कुछ भी निकाला नहीं है। तो प्रॉफिट इनटू टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। अब बात करें बी की, तो बी ने लगाया था 80,000, कितने साल के लिए लगाया? बी ने 1 साल के लिए लगाया, उसके बाद 1 साल के बाद उसने 40,000 रुपए निकाल लिया। तो बी का 80,000 रुपए लगा है 1 साल के लिए, बचे हुए 1 साल के लिए, बचे हुए 2 सालों के लिए, टोटल 3 साल की कहानी है जिसमें से 1 साल बाद उसने 40,000 निकाल लिया था। तो बचे हुए 2 सालों के लिए बी के 40,000 रुपए लगे हैं अभी भी इस बिजनेस के अंदर। और सी की बात करी जाए तो सी ने 1,20,000 रुपए लगाए 2 सालों के लिए, 1,20,000 रुपए लगाए 2 सालों के लिए, और उसके बाद उसने 80,000 इस बिजनेस में से निकाल लिए थे। तो बचे कितने थे? 40,000 रुपए बचे होंगे। कितने समय के लिए बचा होगा? कुल मिलाकर के 1 साल के लिए ये बचा, क्योंकि टोटल 3 साल की कहानी है। तो इसके 3 साल भी आ गए, इसके 3 साल भी आ गए और इसके 3 साल भी आ गए। अब बात यह आती है कि इन नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है। 80,000 को तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ओके, 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, लेकिन ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, इनको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो इसको कैलकुलेट करने का सीधा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? वो एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि बी ने 80,000 रुपए लगाए 1 साल के लिए, तो उसको 1 साल में उस 80,000 रुपए पे जो भी प्रॉफिट मिला होगा उतना तो देना पड़ेगा। जाहिर बात है कि पहले साल में बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हुआ उस 80,000 पे कितना मिलना चाहिए था उतना बी को देंगे हम, राइट? अब जब अगले 2 सालों की बात की जाए तो अगले 2 सालों में बिजनेस में जितना भी पैसा पड़ा था उस पैसे में बी का इन्वेस्टमेंट केवल 40,000 का था। बी का इन्वेस्टमेंट कितना था? केवल 40,000 का। तो अगले 2 सालों में बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, 40,000 पे कितना पैसा बन रहा था प्रॉफिट का, वो पैसा आप बी को दोगे। तो बी का टोटल प्रॉफिट कैसे निकालोगे?
जो पहले साल में 80,000 पे प्रॉफिट मिला था वो दोगे, और बाद के 2 सालों में जो 40,000 पे प्रॉफिट बन रहा होगा वो दोगे। तो बी का प्रॉफिट मान लो पहले 100 रुपए था और बाद में जो प्रॉफिट आया वो 40 रुपए आया, तो बी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 100 प्लस 40, 140 रुपए का हो गया। यहां पे जो मैंने टर्म यूज करी दैट इज प्लस, वो ही यहां पे भी यूज हो रही है, क्योंकि 80,000 1 साल का इन्वेस्टमेंट था, 40,000 2 साल का इन्वेस्टमेंट था। तो अगर पूरा नेट इन्वेस्टमेंट की बात करें या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको आपको प्लस करना पड़ेगा। ये प्लस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार यहां पे गलती ये होती है कि लोग मल्टीप्लाई करने लगते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करना है, उतना गुना प्रॉफिट नहीं मिला है। उसने 80,000 लगाया 1 साल के लिए और 40,000 लगाया 2 साल के लिए, तो 80,000 पे जितना भी 100 रुपए प्रॉफिट मिलना था तो 100 रुपए आपने दे दिया, और 40,000 पे 40 रुपए प्रॉफिट मिलना था तो 40 रुपए प्रॉफिट दे दिया। टोटल प्रॉफिट कितना होगा? तो आप 100 और 40 को जोड़ के ही तो दे रहे हो, 140 रुपए ही तो दोगे, उनको मल्टीप्लाई करके 4,000 रुपए थोड़ी ना दे दोगे। सो बेसिकली यहां पे प्लस का साइन यूज होगा। लाइकवाइज अगर सी की बात करी जाए, सी ने 1,20,000 रुपए लगाए थे 2 साल के लिए, उसी लॉजिक के हिसाब से बात करें तो पहले 2 सालों में जितना भी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में था उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पहले साल में 1,20,000 पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट सी को मिल जाएगा। दूसरे साल में जितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बचा था उस इन्वेस्टमेंट पे 1,20,000 पे जितना प्रॉफिट हुआ होगा वो भी सी को देना पड़ेगा। तो पहले साल का सी का प्रॉफिट और दूसरे साल का सी का प्रॉफिट, और तीसरे साल में आखिरी में फाइनली बी पूरे बिजनेस में जितना पैसा बचा हुआ रहा उस पैसे में से सी का पैसा कितना था? 40,000। तो उस पैसे में से 40,000 रुपए पे जितना भी प्रॉफिट आ रहा होगा वो प्रॉफिट आप सी को दे दोगे। तो अगेन यहां पे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आप ऐड करेंगे, नॉट मल्टीप्लाई। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए आप ऐड कर देंगे। अब एक सिंप्लीफिकेशन का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है सिंप्लीफिकेशन का? 2x² y प्लस 3x³ y² प्लस 4xy। सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर इसमें से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, अगर इसमें से हम कुछ कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए और इसमें भी होना चाहिए, तभी आप कॉमन ले सकते हैं, तभी आप उसको निकाल करके बाहर कर सकते हैं। एंड प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हमने डिस्कस किया था कि हमें इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो रेशियो बनाने के लिए हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस पूरी टर्म का, इसका और इसका भी होना चाहिए, लाइकवाइज इसका और इसका भी होना चाहिए। तो ये 2 टर्म्स मिलकर के बी का प्रॉफिट बता रही है। सिमिलरली ये एक टर्म है, प्लस का साइन आ गया, इस वजह से एक और टर्म ये हो गई। ये 2 टर्म्स मिलाकर के सी का प्रॉफिट बता रही हैं। तो जो भी आप कॉमन फैक्टर्स से कैंसिल करेंगे वो इधर भी होने चाहिए, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ये चीज को प्लीज ध्यान से सुनना, समझना कि जो भी आपके कॉमन नंबर्स हैं वो चारों जगह, 5 जगह होना चाहिए। प्लस के साइन के बाद वो टर्म दूसरी हो जाती है। मैथमेटिकली आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 10,000 से एक बार इधर कैंसिल कर दिया, इधर कर दिया और इधर कर दिया और इन दोनों को छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 जीरोस यहां से कैंसिल हुए, 4 जीरोस यहां से कैंसिल हुए, तो 4 जीरोस यहां से भी कैंसिल करने पड़ेंगे। सिमिलरली 4 यहां से और 4 यहां से। सो 10,000 से डिवाइड कर दिया। अब कुछ कॉमन दिख रहा है, इधर पे एक 4 दिख रहा है, 8 भी 4 से डिवाइड होता है और ये 4 भी 4 से डिवाइड होगा, ये 12 भी 4 से डिवाइड होगा और ये 4 भी 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से फर्दर डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया 1 टाइम, 4 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया 1 टाइम्स, 4 से डिवाइड किया 3 टाइम्स और 4 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो अब फाइनली बच क्या रहा है? 1 into 3 is 3, 2 into 1 2, 1 into 2 2, तो 2 plus 2 यानी कि 4। फिर से बता रहा हूं, 2 into 1 2, 1 into 2 2, 2 plus 2 4, 3 into 2 6 plus 1 into 1 1, 6 plus 1 7। तो इसका आंसर आ गया 3:4:7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए। जो ऑलरेडी काफी समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये क्वेश्चंस बहुत मीगर क्वेश्चंस लग सकते हैं, बहुत ही
सिंपल क्वेश्चंस लग सकते हैं, हो सकता है उनको टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस भी लगे, लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है, जो बिल्कुल फ्रेशर है, उसके लिए क्वेश्चन बहुत एलिमेंट्री है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो कॉमन लेने में ही दिक्कत होती है। बहुत सारे बच्चे यहां मिस्टेक कर जाते हैं कि यार 10,000 से आपने इधर कैंसिल कर रहे हो तो इधर इधर तो आप डबल कैंसिलेशन कर रहे हो। डबल कैंसिलेशन नहीं कर रहे हैं, ये मैथ्स का रूल हमने पढ़ा है कि भाई कोई भी चीज आप डिवाइड कर रहे हो, लेट्स सपोज इस पूरे को अगर आपको x से डिवाइड करना है तो x से डिवाइड आप इसको भी करोगे, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है, तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ये तीनों टर्म मिलाकर के बना रही हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको तीनों को डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको सारी टर्म्स को डिवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है जानना। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो रेशियो हमसे पूछा गया था, रेशियो निकल के आ गया 3:4:7। अब पार्टनरशिप चैप्टर के, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पार्टनरशिप चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस इस टाइप के जरूर होते हैं। इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेट किया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन इसी टाइप के होते हैं जहां पे कोई बिजनेस में आ रहा है, कोई बिजनेस से जा रहा है, फिर कोई आ रहा है, फिर कोई जा रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बनाता है एग्जामिनर, जस्ट टू मेक क्वेश्चन अ लिटिल बिट मोर कैलकुलेटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड। सो ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू राइट दी स्टेप्स प्रॉपरली, गलती नहीं होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमें दिया गया है ए, बी और सी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो देके रखा है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 5:6:8 एंड इनके प्रॉफिट्स का रेशियो देके रखा हुआ है। प्रॉफिट्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3:12 और पूछा क्या है? पूछा है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट का टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन का रेशियो हमें निकालना है। ठीक है। सो एक कॉन्सेप्ट हमने रेशियो में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट कहता है कि कोई भी दो रेशियोज को हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या कंपेयर करना है तो बेस सेम होना चाहिए। लेकिन अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है तो बेस सेम जरूरी नहीं है, हो भी तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। और जब हमने अभी पार्टनरशिप स्टार्ट किया था तो पार्टनरशिप में हमने एक कॉन्सेप्ट देखा कि प्रॉफिट का रेशियो बराबर होगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो और टाइम के रेशियो के। मैं बोल रहा हूं रेशियो बराबर होगा, ना कि असली वैल्यू। तो प्रॉफिट का रेशियो विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का रेशियो मल्टीप्लाइड बाय टाइम का रेशियो। यहां से अगर हमें टाइम का रेशियो निकालना है, टाइम का रेशियो क्या होगा? तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का रेशियो। लाइकवाइज अगर हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो हम अगेन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय टाइम का रेशियो। क्यों? क्योंकि रेशियो के टाइम पे डिवीजन के केस में हमें कुछ भी बेस सेम करने की जरूरत है नहीं, और यहां पे रेशियो ही बराबर है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। तो यहां पे टाइम को निकालने के लिए हमें प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से। तो प्रॉफिट है 5 का, इन्वेस्टमेंट है 5 का, तो टाइम आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5। इसके केस में प्रॉफिट है 3 का और इन्वेस्टमेंट है 6 का, तो टाइम आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6। लास्टली इसके केस में प्रॉफिट है 12 का और इन्वेस्टमेंट है 8 का, टाइम निकल के आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 8। सो इसका रिजल्ट टाइम का जो रेशियो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 5/5 इज 1, 3/6 इज 1/2 एंड 12/8 इज 3/2। ये रेशियो आ गया। बट अगेन जैसा कि हमने रेशियो की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया है कि रेशियो का स्टैंडर्ड फॉर्म एक होल नंबर होता है जो कि फर्दर सिंप्लीफाई ना हो सके। क्या ये होल नंबर्स हैं? ये होल नंबर्स में नहीं है, ये फ्रैक्शंस हैं, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो में मिलके आ जाएगा, निकल के आ जाएगा कि जितना भी डिनोमिनेटर है उस सारे डिनोमिनेटर का ले लो एलसीएम। तो इसमें डिनोमिनेटर कितना है 1, इसमें डिनोमिनेटर 2, इसमें डिनोमिनेटर 2, तो 1, 2 एंड 2, इसका एलसीएम कितना हो गया 2। उस एलसीएम से इन सब को कर दो मल्टीप्लाई, तो टाइम का प्रॉपर रेशियो जो आपका निकल के आएगा 1, 1/2, 3/2। इस पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई किया इनके डिनोमिनेटर के एलसीएम से जो कि 2 है। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर निकल के आता है 2 times 1 इज 2, 2 times 1/2 is 1 and 2 times 3/2 is 3।
तो हमारे टाइम का रेशियो जो निकल के आया है वो आया है 2:1:3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, ये आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को कैसे हम यूज करेंगे, कैसे हमने जो भी प्रॉपर्टीज अभी तक पढ़ी हैं रेशियो की या पार्टनरशिप की, उनको कैसे कंबाइन करके यूज करेंगे सो एज टू सॉल्व सम बिगर प्रॉब्लम्स, वो है इन क्वेश्चंस का पर्पस। इन क्वेश्चंस का पर्पस ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, ये बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं, ये सीखने के लिए हैं कि जो एक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व करना कैसे होता है।